दोस्तों Intellecto.in के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग आर ओ प्रारंभिक परीक्षा 2021 के संदर्भ में हिंदी के 8वें मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। और इस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो पूरी तरीके से आयोग के पैटर्न पर आधारित है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस मॉक टेस्ट को लगाइए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और अपनी तैयारी का एक स्वतः मूल्यांकन कीजिए कि आपकी तैयारी हिंदी को लेकर कैसी चल रही है। और अगर समीक्षा अधिकारी में हिंदी की बात करें तो कम से कम आपको 60 में से 55 क्वेश्चन वहाँ पर सही करके आना होगा, क्योंकि जीएस में तो आप एवरेज ही वहाँ पर अंक अपने ला सकते हैं, लेकिन एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे खासे अंक लाके मेरिट में अपना स्थान बना सकते हैं। तो आइए बिना किसी देर करते हुए इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं और आप बताना फिर कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो आपका विलोम शब्द से है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आगामी का विलोम होगा, तो बताइए भाई आगामी का विलोम क्या होगा, प्रगामी, सगामी, विगत या फिर विहित। तो यहाँ पर जो आगामी का विलोम होता है वो आपका होता है विगत। आगामी मतलब आने वाला और विगत मतलब पिछला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है उष्ण का विलोम होगा, तो बताइए इसमें से उष्ण का विलोम क्या होगा, आर्द्र होगा, शीतल होगा या फिर तरल होगा, या फिर ए और बी दोनों, यानी कि आर्द्र व शीतल दोनों होंगे। तो यहाँ पर उष्ण का जो विलोम आर्द्र भी होता है और शीतल भी होता है। इस तरीके से आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो बताइए भाई इसमें से कौन सा युग्म विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। तो उग्र का सौम्य बिल्कुल सही है। ईद का मुहर्रम भी विलोम होता है। उल्लास का धूमिल यहाँ पर दिया गया है जो कि बिल्कुल सही है, सही नहीं है ये, यहाँ पर कुछ, हाँ ये उल्लास का धूमिल गलत होगा, क्योंकि उल्लास का विलोम जो होता है वो होता है अवसाद, ठीक है। उल्लास मतलब क्या होता है, उल्लास मतलब होता है खुशी, और इसका जो विलोम होना चाहिए वो होना चाहिए अवसाद यानी कि दुख। और उदासीन का क्या होता है, आसक्त होता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उपमा का विलोम होगा, तो उपमा का विलोम क्या होगा यहाँ पर बताइए। तो जो उपमा का विलोम होता है वो होता है व्यतिरेक, ठीक है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। अब 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं कि विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है, तो बताइए भाई कौन सा युग्म सही होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओछा का ओत प्रोत तो होता नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। कुलदीप का कुलांगार ये सही है, ठीक है। कुलदीप मतलब जो कुल का दीपक हो, कुलांगार मतलब जो कुल को नष्ट करने वाला हो, तो इसलिए बी अपना सही हो जाएगा। और बाद बाकी गलत हो गए, तो इन गलत वालों को थोड़ा देख लेते हैं कि इनका सही क्या होगा। तो जो ओछा होता है उसका विलोम क्या होता है, उसका विलोम होता है गंभीर, ठीक है। ओछा का विलोम गंभीर। कुसुम का सुकुम नहीं होता है, कुसुम का क्या होता है, कुसुम का होता है वज्र, ठीक है। और बात करें भूगोल की, तो भूगोल का विज्ञान नहीं होता है, भूगोल का क्या होता है, खगोल, ठीक है। तो इस तरीके से सभी का विलोम हम लोगों ने देख लिया, और जो यहाँ पर सही उत्तर है वो है कुलदीप का कुलांगार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो चोर का विलोम क्या होगा, तो चोर का विलोम क्या होना चाहिए बताइए, गृहस्थ होगा, सन्यासी होगा कि साधु होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो चोर का विलोम होता है वो होता है साधु, ठीक है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो बताइए इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है।
तो यहाँ पर चाटुकार का चातुर्य दे रखा है और यही आपका सही नहीं होगा, क्योंकि जो चाटुकार का विलोम होता है वो होता है स्वाभिमानी। ठीक है, चाटुकार का विलोम क्या होगा? स्वाभिमानी। और बाद बाकी देखें तो चिरतन का नश्वर होता ही है, ताप का शीत होता ही है और जागृत का सुषुप्त होता ही है। अगर यहाँ पर हम बात करें इसकी चातुर्य की, तो इसका विलोम क्या होता है? इसका विलोम होता है मूर्खता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी देखा। अब आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि तनवंगी का विलोम क्या होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि तनवंगी का विलोम होता है स्थूलांगी। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पाश्चात्य का विलोम क्या होगा। तो बताइए भाई, पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? पश्चिमी, प्राचीन, पूर्वकालीन या फिर पौर्वर्त। तो जो पाश्चात्य का विलोम होता है वो होता है पौर्वर्त। ठीक है, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निंदा का विलोम नहीं होगा। तो बताइए इसमें से कौन सा निंदा का विलोम नहीं। आपको अच्छा एग्जाम में ये चीज़ भी देखना है कि अगर कहीं नहीं आप मतलब बहुत बार क्या होता है कि हम लोग ऐसा पढ़ लेते कि निंदा पढ़ा और इसका विलोम क्या होगा, नहीं के ऊपर ध्यान नहीं जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है और तब विकल्पों को पढ़ना है, उसके बाद सोचना है और फिर उत्तर देना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देखा और फट से टिक कर दिया जाके वहाँ पे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन की ओर आइए। तो यहाँ पर बताइए निंदा का विलोम नहीं होगा। तो निंदा का प्रशंसा तो होता है, स्तुति भी होता है और तारीफ भी होता है, लेकिन सकारात्मक नहीं होगा, क्योंकि सकारात्मक का विलोम होता है नकारात्मक। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब 10 क्वेश्चन हम लोगों ने विलोम के देखे। अब क्वेश्चन आते हैं तत्व और तत्सम से। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 21 का तत्सम होगा। बताइए 21 का तत्सम क्या होगा। तो जो 21 का तत्सम होगा वो आपका विकल्प बी होगा 21। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए तत्व तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा युग्म तत्व तत्सम की दृष्टि सही नहीं है। तो ईंधन का ईंधन होता है, बिल्कुल सही है। उजाला का उज्ज्वल होता है, बिल्कुल सही। कंघी का यहाँ पर दे रखा है इस कंधी, ये गलत होगा, क्योंकि कंघी का क्या होता है? कंघी का होता है कंकती। ठीक है, ये। और औंधा का अवमूर्ध होता ही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कुम्हेड़ा का तत्सम होगा। बताइए इसमें से कौन सा कुम्हाड़ा का तत्सम होगा। तो यहाँ पर तो पहला ही है, कुम्हेड़ा का आपको पता होना चाहिए क्या होता है? कूष्मांड। ठीक है, क्या होता है? कूष्मांड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तत्व तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, यहाँ पर आपसे सही युग्म पूछा गया है। और यहाँ पर कुंवार का कुंवर होता नहीं है, ये तो गलत हो गया। खोदना का खुर्दन भी नहीं होता है। खंडहर का होता है खंडगिरह, ये सही है। खंडर का क्या होता है? खंडगिरह। और खप्पर का छप्पर भी नहीं होता है। अब आइए देख लेते हैं कि इनका फिर होगा क्या। ठीक है, तो जो कुंवार का होता है वो होता है कुमार। ठीक है, कुंवार का कुंवार। खोदना का होता है छोदन। ठीक है, और ये जो आपका खप्पर है इसका क्या होता है? मैंने पहले भी बताया, इसका होता है खरपर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव है। तो बताइए इसमें से कौन सा एक तद्भव होगा। तो चर्मकार तो तत्सम है, गणेश भी तत्सम है, लेकिन यहाँ पर अगर चांद को देखें तो ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम चंद्र होता है। ठीक है, और चर्म तो तत्सम है ही। अगला क्वेश्चन है जत्था का तत्सम होगा। तो बताइए भाई जत्था का तत्सम क्या होगा? जस्ता, जत्थिका, यूथ का या फिर यूथ। तो जो जत्था का तत्सम होता है वो होता है यूथ।
ठीक है, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताइए, दामाद का जामाता, देवर का दिवर होता है। देखिए यहाँ पर चेक करते हैं तत्व तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। तो दामाद का जामाता होता है, देवर का दिवर होता ही है, दूल्हा का बर नहीं होता है, दूल्हा का क्या होता है? दुर्लभ। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, दूल्हा का तत्सम क्या होता है? दुर्लभ। और नंदोई का ननांद्रपति होता ही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहनना का तत्सम होगा, तो बताइए पहनना का तत्सम क्या होता है? तो ये आपका होता है परिधान। ठीक है, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव है? तो बताइए इसमें से कौन सा एक तद्भव होगा? तो स्फूर्ति तो तत्सम है, फुल्ल भी तत्सम है, और फूलना यहाँ पर तद्भव होगा, और इसका जो तत्सम क्या होता है? वो होता है फुल्लन। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है पुजारी का तत्सम होगा, तो बताइए पुजारी का तत्सम क्या होता है? पुरोहित, पंडित, पूजाकारी या पूज्याकारी? तो यहाँ पर पुजारी का जो तत्सम होता है वो होता है पूजाकारी। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सामान्य नियम के विरुद्ध बात के लिए एक शब्द होगा। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्वेश्चन आ गए हैं। तो बताइए सामान्य नियम से जो विरुद्ध बात होती है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो आपका विकल्प बी सही होगा, क्योंकि उसके लिए एक शब्द होता है अपवाद। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए, उसके लिए एक शब्द क्या? कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं यहाँ पर। 21 से 24 कैसे हो गया सीधा? हाँ, ये होगा। चलिए, जिसका कोई हेतु या कारण ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बताइए, जिसका कोई हेतु या कारण ना हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? वो होता है अहेतुक। विकल्प ए ही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति ना हो, ऐसी जमीन को क्या कहा जाता है? बताइए। तो जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति ना हो, ठीक है, उसके लिए एक शब्द जो यहाँ पर, हाँ, विकल्प इसके यहीं दे रखे हैं। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अनुर्वरा भी कहा जाता है, ऊसर भी कहा जाता है और बंजर भी कहा जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर जो इसके लिए एक शब्द होगा वो होगा अट्टाहास। विकल्प सी आपका सही होगा। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके के लिए एक शब्द नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है कि नहीं होगा। तो अनिमेष तो होता है इसके लिए, बिना पलक गिराए के लिए आपलक भी होता है और एक टक भी होता है। अनुवीक्षण नहीं होता है, क्योंकि अनुवीक्षण किसके लिए होता है? एक ऐसा यंत्र जो छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता हो, उसके लिए अनुवीक्षण का प्रयोग किया जाता है। बाद बाकी ये जो तीनों शब्द हैं ये बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके के लिए प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्यों का त्यों वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बताइए, ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? तो ये होता है विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, अविकल। ठीक है, क्या होता है? अविकल। अगला क्वेश्चन है, जो किसी नियम को ना माने के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो किसी नियम को ना माने, बताइए क्या होगा? उच्च श्रृंखल, अपराधी, सातिर या अपवादी? तो इसका विकल्प ए ही सही हो जाएगा, उच्च श्रृंखल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ विज्ञान के जानकार के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है? तो बताइए, भूगर्भ विज्ञान के जानकार को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भूगर्भ वेता भी कहते हैं और भूगर्भ शास्त्री भी कहते हैं। इसलिए आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, उपयुक्त
दोनों। अगला क्वेश्चन है जो कम या नपा तुला खर्च करता है, तो ऐसे लोगों के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है बताइए? मिथ्यावादी, मिताहारी, मितव्ययी या मितभाषी। तो यहाँ पर जो एक शब्द प्रयोग होता है वो होता है मितव्ययी, यानी कि जो कम या नपा तुला खर्च करता है उसके लिए एक शब्द होता है मितव्ययी। अगला क्वेश्चन है कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? विधेयक होगा, दस्तावेज होगा, रिट होगा या याचिका होगी। तो जो कानून का रूप देने के लिए कोई मसौदा या प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उसे बोलते हैं विधेयक, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब क्वेश्चन आपका आया है बर्तनी शुद्धि से, तो बताइए निम्नलिखित में से किस एक की बर्तनी शुद्ध है? तो ये आप देखिए चारों ऑप्शन, उसके बाद आपको बताना है कि किसकी बर्तनी यहाँ पर शुद्ध है। तो यहाँ पर जो शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है वो है विकल्प बी, अन्वेषण। कुछ ऐसे लिखा जाता है, आप शब्द की बनावट को देख लीजिए कि अन्वेषण कैसे लिखा जाता है। बर्तनी शुद्धि को जब आप याद करते हैं तो शब्दों को याद तो करिए और आप उनको लिखकर भी देखिए ताकि आपको पता चल सके कि शब्दों की बनावट किस तरीके से है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की बर्तनी अशुद्ध है? तो बताइए इसमें से किसकी बर्तनी अशुद्ध होगी? तो ऐतिहासिक तो सही लिखा है, यहाँ पर देखें तो कुंडली सही नहीं लिखा है क्योंकि कुंडली कुछ ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है। और एकता सही लिखा है और एक भी सही लिखा है। अब अगला क्वेश्चन है शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए इसके विकल्पों को। तो बताइए कौन सा इसमें से शुद्ध शब्द होगा? तो यहाँ पर जो शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है वो विकल्प ए है, केंद्रीकरण ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, आप लोग पहचान लीजिए। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, बताइए इसमें से कौन सा अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है? तो त्यज, ये तो कोई शब्द नहीं होता क्योंकि शब्द होता है त्याज, ठीक है, तो ये शुद्ध शब्द होगा। बाद बाकी तरुच्छाया भी सही लिखा है, नीरसता भी सही लिखा है और निष्कपट भी सही लिखा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक की बर्तनी शुद्ध है? बताइए इसमें से किसकी बर्तनी शुद्ध होगी? तो जो शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है वो है स्थायित्व, ये ऐसे लिखा जाता है स्थायित्व, ठीक है, विकल्प पी आपका सही हो जाएगा। अब आया है वाक्य शुद्धि से प्रश्न, तो देखिए यहाँ पर पढ़िए, मैं आपकी सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। अगला वाक्य है मैं आपके खुशी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि हमेशा लिखा जाता है मैं आपके सुखी जीवन की या खुशी जीवन की या सुखमय जीवन की कामना करता हूँ, ठीक है, और एक ही वाक्य में कामना शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आप इसे ही चेक कीजिए, मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ, और यही वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से बताइए कौन सा एक वाक्य शुद्ध होगा? तो प्रायः सभी लोग ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, प्रायः या सभी में से एक का प्रयोग होता है, क्योंकि अगर हम देखें प्रायः और सभी का अर्थ एक ही निकल कर आता है, तो इसलिए इसका एक मतलब इन दोनों में से एक का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए वो कौन सा वाक्य जिसमें एक का प्रयोग किया गया, तो सभी लोग ऐसा मानते हैं, तो यही वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि अन्य तीनों में देखें तो प्रायः सभी और सभी प्रायः, तो इस तरीके से ये तीनों वाक्य गलत हो जाएंगे और आपका विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए, और ये तो गलत हो गया। वहाँ बहुत से पशु चरते, ये सही होगा, क्योंकि वहाँ बहुत से पशु चरते, पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए, ठीक है, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। और ये तो गलत हो जाएंगे सी भी, क्योंकि बहुत से पशु पक्षी चरते उड़ते और वहाँ बहुत से पशु उड़ते, ये पशु तो उड़ ही नहीं सकते हैं, इसीलिए ये सब गलत हो गए। अब 39
क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? तो अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी, यहाँ पर थी यानी कि पूर्व काल की बात हो रही है, भूतकाल की बात। और यहाँ क्या लिख रहा है? अगले वर्ष। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो सही वाक्य होगा वो होगा विगत वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। विगत यानी कि पिछले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो बताइए इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध होगा? विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में अवस्थित है, बिल्कुल सही। प्रत्येक आदमी को वहाँ जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। आपके दर्शन करने आया हूँ, ये भी बिल्कुल सही है। इस पुस्तक में यही विशेषता है। वाक्य तो आपको सही लग रहा होगा, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत ये है कि इस पुस्तक में की जगह होगा इस पुस्तक की। ठीक है, इस पुस्तक की यही विशेषता है, ये वाक्य शुद्ध होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुणबोधक विशेषण है? गुणबोधक आपको पता ही होगा, जो गुणों को दर्शाता हो। तो यहाँ पर देखें, शिष्ट ये भी गुण होता है, सभ्य ये भी गुण होता है, सुशील ये भी गुण होता है। इसलिए उपयुक्त सभी गुणबोधक विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में आधार बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो आकार बोधक विशेषण आपको ही पता होगा, लंबा, चौड़ा, मोटा, ये। तो अब देख लीजिए भाई, ऐसा विशेषण किस में प्रयोग किया गया? तो रमेश बुरा लड़का, ये तो गुणवाचक हो गया। सीमा सुंदर लड़की है, ये भी गुणवाचक हो गया। मोहन हरी पैंट, ये भी गुणवाचक हो गया। और रमेश बहुत मोटा है, यानी मोटा क्या हो गया? आकार बोधक विशेषण हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक विशेषण नहीं है? तो देखिए, धुंध पहला ही, चलिए आपका ये विशेषण नहीं है, क्योंकि धुंध का जो विशेषण होता है वो क्या होता है? धुंधला। ठीक है, ये क्या होता है? धुंधला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक विशेषण है? तो बताइए इसमें से कौन सा एक विशेषण होगा? तो नियम तो विशेषण होगा नहीं, लेकिन नियमित विशेषण होगा, जो कि किससे बना है? नियम से। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर है, निष्ठा का विशेषण होगा। तो बताइए निष्ठा का विशेषण क्या होगा? तो निष्ठा का विशेषण नैष्ठिक भी होता है और निष्ठावान भी होता है, इसीलिए क्या हो गया? उपयुक्त दोनों यहाँ पर निष्ठा के विशेषण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विशेषण है? तो बताइए कौन सा एक विशेषण होगा? तो यहाँ पर प्राथमिक ही विशेषण होगा, क्योंकि ये किससे बना है? प्रथम से। ठीक है, तो बाद बाकी सब विशेष हो जाएंगे। अब क्वेश्चन है, राठौर बहुत अच्छा निशानेबाज है, इसमें प्रविशेषण क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो राठौर बहुत अच्छा, अच्छा तो यहाँ पर विशेषण हो गया, और अच्छा की भी विशेषता क्या बता रहा है? बहुत। तो बहुत यहाँ पर प्रविशेषण हो जाएगा। अच्छा, प्रविशेषण को अंतर विशेषण भी कहते हैं, ध्यान रखना ये चीज़। अगर कहीं ऐसा पेपर में लिख के आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रविशेषण को अंतर विशेषण भी कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, ऐसे वाक्य को देखिए। तो कुछ आदमी चले गए, यहाँ भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कई लोग आए थे, सब कुछ समाप्त हो गया। और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि हर वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्योंकि यहाँ पर देखें, कुछ आदमी तो संख्या निर्धारित नहीं है, कुछ लोग ये भी संख्या निर्धारित नहीं है, और सब कुछ यहाँ भी पता नहीं है कि कितना कुछ समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो जहाँ पर किसी एक एग्जैक्ट नंबर की बात ना की गई हो तो वहाँ क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, उदय का विशेषण होगा। तो बताइए उदय का विशेषण क्या होगा? ये पहला ही होगा। उदय का विशेषण जो होता है वो उदित होता है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा।
अब विशेषण के भेदों में से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा विशेषण का भेद नहीं होता है। तो गुणवाचक तो होता है, परिमाणवाचक भी होता है, संख्यावाचक भी होता है, संज्ञावाचक नहीं होता है, बल्कि सार्वनामिक विशेषण तो होता है लेकिन संज्ञावाचक नहीं होता है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन विशेषण विशेष के भी देखे, और अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है पर्यायवाची से। तो यहाँ पर पूछा गया अकिंचन का पर्यायवाची होगा, तो बताइए अकिंचन का पर्यायवाची क्या होगा। तो अकिंचन का निर्धन भी होता है, दीनहीन भी होता है और दरिद्र भी होता है, इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पर अकिंचन के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अधीर का पर्यायवाची होगा, तो बताइए इसमें से अधीर का पर्यायवाची कौन होगा। तो आतताई तो होता नहीं है, नरशंस भी नहीं होता है और बर्बर भी नहीं होता है। अधीर का पर्यायवाची होता है व्यग्र। ठीक है, और अगर हम लोग अधीर के और पर्यायवाची देखें तो ये होते हैं आतुर, धैर्यहीन, बेकरार या उतावला। ठीक है, ये सारे पर्यायवाची भी अधीर के होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिनंदन का पर्यायवाची नहीं होगा। तो बताओ इसमें से कौन सा अभिनंदन का पर्यायवाची नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें अविनीत, यही नहीं होगा, क्योंकि अविनीत किसका पर्यायवाची होता है, अविनीत होता है असभ्य का पर्यायवाची। ठीक है, और अभिनंदन के पर्यायवाची देखें तो आवभगत भी होता है, अभिवादन भी होता है और सत्कार भी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है। तो बताइए इसमें से कौन सा युग्म गलत होगा। तो अकल्याण का अशुभ होता है, ये तो सही है। अकाल का दुर्भिक्ष होता है, ये भी ठीक है। अगला का यहाँ पर दे रखा है उग्र, उग्र नहीं होता है, क्योंकि अगला का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अग्र। ठीक है, और ये देख, और जो अग्रगण का मुख, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अगला का जो पर्यायवाची उग्र नहीं होगा, अग्र होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बैकुंठ का पर्यायवाची होगा। तो बताइए क्या होगा, मंदिर, बिहार, सुरलोक या नरक। तो यहाँ पर जो बैकुंठ का पर्यायवाची होगा वो होगा आपका सुरलोक। ठीक है, बैकुंठ मतलब स्वर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तड़ाग निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है। ये तो सिंपल है, शायद सबको पता होगा। तड़ाग पर्यायवाची होता है तालाब का। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगर तालाब के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो ये होता है सरोवर, जलाशय, सर, पुष्प। ठीक है, और सर्गी, आपको ये सारे पता होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है। तो बताओ इसमें से कौन सा युग्म गलत होगा। तो मुकुट का किरीट सही है, मोक्ष का केवल बिल्कुल सही है, मंथर का तेज, ठीक है, ये गलत होगा। ये तो यहाँ पर इन लोगों ने विलोम दे दिया, क्योंकि मंथर मतलब होता है धीमा, बेगहीन, बेग रहित। ठीक है, तो यहाँ पर मंथर का तेज नहीं होगा, और मधुकर का भ्रमर पता ही है आपको। तो विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। तो यक्षराज तो कुबेर का पर्यायवाची होता है, धनद भी होता है, और यहाँ पर देखें तो सरसिज नहीं होता है, क्योंकि सरसिज किसका पर्यायवाची होता है, सरसिज कमल का पर्यायवाची होता है, और राजराज भी कुबेर का पर्यायवाची होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो केतन निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची होगा। तो बताइए केतन किसका पर्यायवाची होता है। तो केतन ध्वज का भी पर्यायवाची होता है, पताका का भी पर्यायवाची होता है, परचम का भी पर्यायवाची होता है। इसीलिए यहाँ पर उत्तर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। केतन मतलब झंडा। ठीक है, आप ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है। तो क्षिप्र का तीव्र होता है, ठीक है, केसरी का शेर होता है, खंबा का अंश, ये आपका गलत है, क्योंकि खंबा का पर्यायवाची जो होता है वो होता है स्तूप, स्तंभ, खम्भ, ये सारे पर्यायवाची आपके खंबा के होते हैं। ठीक है,
अगर अंश के पर्यायवाची की बात करें तो अंश के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं खंड, भाग, हिस्सा या फिर टुकड़ा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 60 क्वेश्चन यानी कि पूरे एक हिंदी के मॉक टेस्ट को देखा, और आई होप आपको काफ़ी कुछ यहाँ से नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और आपने काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर सही किए होंगे। तो इसी तरीके से आप लोग सारी वीडियोस को देखते रहिए, और जो 7 वीडियो पहले हो चुकी हैं उनका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके उन वीडियो तक पहुंच सकते हैं और सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।